सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी कर लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया। हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और आपने देखा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को कितना एग्जॉस्टिवली हमने किया है। तो अगर हम बोर्स मॉडल में उतना कर लें तो उसके आगे आपके लेवल में IIT JEE के एडवांस लेवल तक और नीट के प्रिपरेशन में कुछ रह नहीं जाता है। नेक्स्ट ऑल इज जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ऑन दैट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कह सकते हो डिफिकल्ट पोर्शन जो सबसे ज़्यादा है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप बोर्स एटॉमिक मॉडल को ठीक से समझ जाओ तो इसका बेनिफिट केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल मॉडर्न फिजिक्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आप किसी भी साल का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन उठा लो, चाहे वो JEE मेंस हो या नीट हो, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल पे होगा। और बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग तो थे नहीं। बोर साहब नील्स बोर तो एक ही थे, तो अगर एक ही थे तो उनका फॉर्मूला भी एक ही था, चाहे वो फिजिक्स में लगा लो या केमिस्ट्री में लगा लो। सो दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और थ्योरी है वेव पार्टिकल डुअलिटी की, जिसे हम डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज मैटर एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वेव एंड मैटर प्रॉपर्टी को हम रिलेट करने जा रहे हैं। साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने एस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रॉन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मैटर एंड वेव। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक मैटर एज वेल एज इट बिहेव्स लाइक वेव, एंड देयरफॉर ही डिराइव, डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन डिराइव किया रिलेटिंग द मैटर एंड वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहा कि अगर आप एक प्रॉपर्टी, मैटर प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लें तो मेरे फॉर्मूला को यूज करके आप उसका वेव प्रॉपर्टी मालूम कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो यही बेसिकली डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल था। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये हमारा 10th लेक्चर है, 10वां लेक्चर है, जिसमें हम आज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने जा रहे हैं, जिसमें वेव और पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम बात करेंगे, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रॉन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको एस्टेब्लिश किया था मैक्स प्लैंक्स ने by the relation that when electron behave as electromagnetic wave, then the energy of electron is given by h nu or hc by lambda। इसे हम प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश किया था साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mc² इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टीन इक्वेशन मास एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज किया डी ब्रॉगली ने। ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के मैटर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें मास टर्म आ रहा है, और ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि वेव की प्रॉपर्टी वेवलेंथ आ रही है। इन दोनों को कोरिलेट करके डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया कि लैम्डा
wavelength of electron when electron behave as a wave is related to its momentum by the relation lambda is equal to h upon p, जहां पे p मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है, और मास होगा तभी मोमेंटम होगा. अगर मास जीरो होगा तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा. तो P मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मैटर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्डा इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन दोनों में से अगर कोई एक मालूम हो तो दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो आपको मालूम है, और इसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है. डी ब्रॉगलीज इक्वेशन कहा जाता है विच रिलेट मैटर एंड वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन की. अगर इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी मालूम हो तो दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बस इतनी सी बात है. अब इस पे कुछ कैलकुलेशन और आगे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करनी है. तो शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्योंकि आप देख रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक छोटी सी बात हम डिराइव करते हैं, हम लिखते हैं एंड देन वी सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. जब तक उस पर हम वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं तब तक फिर उस डेरिवेशन का कोई सिग्निफिकेंस कंपटीशन में नहीं रह जाता. क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. सो लेट्स solve some questions, some different types of question on de Broglie principal wave particle duality पे. सपोज करो एक स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सिंपल फॉर्मूला को यूज कर रहे होंगे कि अगर कहा जाए डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. एक क्वेश्चन है डिटरमिन डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग at a speed of क्या ले लें 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया जाएगा, ये 9.1 × 10⁻³ kg होता है, लेकिन कैलकुलेशन में आप 9 ले सकते हैं. Planck's constant H is equal to 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, जिसमें कि आप इसको 6.3 ले सकते हैं. ये तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. देखते हैं जरा कैसे इसकी वर्किंग होती है. हमसे कहा गया डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए डी ब्रॉगली फॉर्मूला लगाएंगे. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी. पी मालूम करना, मोमेंटम मालूम करना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. डायरेक्ट इक्वेशन में रख दो. इट इज 6.63 ले रहा हूं मैं इनटू 10⁻34 अपॉन पी के लिए लिखो 9 × 10⁻31 इनटू वेलोसिटी है 2 × 10⁵. जब इसकी हम वर्किंग करेंगे तो ये आ जाएगा 6.63 अपॉन 9 × 218 इंटू 10⁻34 and 31 and 5 26
-8 आ जाएगा। ये 6 होता तो 1/3 3.33 हो जाता, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये हो जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 18, 3.68 हो जाएगा। ये 3.68 इंटू 10⁻⁸ और इसे हम लिख सकते हैं 36.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर और 36.8 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 37 नैनोमीटर। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड हमें दिया गया था, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी कंसीडर करके उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम करें तो वो अबाउट 36-37 नैनोमीटर के करीब आएगा। तो इस तरह से हम वेव एंड मैटर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉन, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई हो सकता है। एक प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज करो एक सिमिलर सिचुएशन दिया जा रहा है, बट नाउ नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। सपोज करो एक प्रॉब्लम है, करा डिटरमिन de Broglie wavelength of an alpha particle, de Broglie wavelength of an alpha particle moving at a speed से 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है? डिटरमिन de Broglie wavelength of an alpha particle moving at a speed of 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब फिर से स्पीड दिया है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा था क्या होता है। अल्फा पार्टिकल is nothing but He2+ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU। तो अगर हम एक हीलियम एटम, एक हीलियम न्यूक्लियस का मास निकालना चाहें किलोग्राम में, तो हम इसका मास कहेंगे 4 × 10⁻³ kg अपॉन 6.023 × 10⁻23। ये कहाँ से आया? 4 ग्राम मास होगा 1 मोल का, तो 4 ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 × 10⁻³ kg 1 मोल का, तो 1 न्यूक्लियस का मास हो जाएगा अपॉन एवोगाड्रो नंबर। होगा या नहीं? जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 6.64 × 10⁻⁻27 kg आ जाएगा। ये 6.64 × 10⁻⁻27 kg, ये 1 अल्फा पार्टिकल का मास आ गया। 1 अल्फा पार्टिकल का मास आ गया। अब देखो, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप एक
रिलेशन भी यूज कर सकते हो 1 AMU 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो अगर उसे भी यूज कर लोगे तो 4 AMU 4 इंटू दैट kg हो जाएगा। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप इतना सारा कांस्टेंट और इतना सारा वैल्यूज को याद रखें। सबको पता है हीलियम का मोलर मास 4 होता है। अब मोलर मास ऑफ न्यूक्लियस ही होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल ही लेंगे। तो हम ले सकते हैं कि 4 ग्राम 1 मोल अल्फा पार्टिकल का मास होगा। किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 इंटू 10 का पावर -3 kg हो जाएगा। अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर देंगे तो 1 अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम अल्फा पार्टिकल का मास सॉल्व कर लिए। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सीधा सीधा इक्वेशन में रखना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, 6.63 इंटू 10 पावर -34 अपॉन मास 6.64 इंटू 10 पावर -27 इंटू 10 पावर 4। अब ये देखो, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया कितना 23, नीचे 23 हो गया, 10 पावर -11 मीटर आ गया। -10 -11 मीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर -12 मीटर। सो ये 10 पिकोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली इसको मैंने कैंसिल कर दिया 6.63 6.64 को। तो इस तरह से हम अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन का निकाल लिए। अब जरा एक बार फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, लेकिन पर्पस होगा उससे कुछ सीखने का। कैलकुलेशन तो हम यही कर रहे होंगे, लेकिन उससे हम कुछ सीखेंगे। तो जरा सा एक बार और इसे हम रिपीट करते हैं। एक सिचुएशन है, इस बार जिसमें कह रहा है कि एक बॉल का, एक ऑर्डिनरी बॉल जो हम खेलते हैं, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कुछ भी ले लो, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। क्या क्वेश्चन है? डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल क्वेश्चन है determine de Broglie's wavelength of a ball moving at, बॉल का मास ले लो, of a 100 ग्राम बॉल moving at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, थ्रो किया, उसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि अगर उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें तो क्या होगा। पहले निकालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट। सिंपल है, मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, विच इज h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, h 6.63 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय मास केजी में लेंगे तो 0.1 हो जाएगा, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे हो गया 10, नीचे हो गया 10, तो ये हो जाएगा
6.63 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, -35 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले इस वैल्यू को जरा देखें। जब हमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला तो वो कुछ एंगस्ट्रॉम यूनिट में आया। जब हमने अल्फा पार्टिकल का निकाला वो पिकोमीटर यूनिट में आया। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर इसी यूनिट में मेजरेबल होता है। लेकिन अगर इसे देखें तो ये 10⁻⁻35 मीटर चला गया, विच इज मच 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 स्मॉलर देन नैनोमीटर और पिकोमीटर और फेम्टोमीटर, whatever it is. So it is, this wavelength is very 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 small, negligible. Negligible immeasurable, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल इज इररिलेवेंट ऑन विजिबल स्केल। विजिबल ऑब्जेक्ट पे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बॉलर क्रिकेट में बॉल स्ट्रेट थ्रो करता और बॉल जो है वो वेवलेंथ बन के जा रहा होता। बैट्समैन बैट ऊपर नीचे कर रहा होता, देख रहा होता कि अब बॉल ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि बॉल तो वेव के जैसा जा रहा था। ये पॉसिबल नहीं है। अगर विजिबल मूविंग ऑब्जेक्ट में डी ब्रॉगली प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो बस में जब हम चलेंगे तो बस वेव मोशन में चलेगा, तो बस कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फ्री में बस में ही रोलर कोस्टर चल रहा होगा, जो होता नहीं है। सो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, but not applicable to macro particle. It's applicable only to atomic and subatomic particles. ये इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट में लिख सकते हैं। De Broglie's principle is not applicable to macroscopic body, not applicable to macro मतलब बड़ा, applicable only to microscopic particle, that is electron, proton, neutron, atoms, molecules, etc. ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी में अप्लाई होगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडी में अप्लाई नहीं होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, समझ गए आप लोग। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं आगे, इस पे एक दो और वेराइटीज के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें मॉडिफिकेशन है। De Broglie wavelength of electron when accelerated from rest by a potential difference.
हम सीखने जा रहे हैं अब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का। हेडिंग डाल देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron accelerated from rest by a potential difference of V volt। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दें बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं था। तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो आप सब लोग जानते होंगे वोल्ट इंटू कूलम जूल होता है। तो वोल्टेज को अगर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, E टाइम्स V हो जाएगा। वोल्टेज को हमने E से मल्टीप्लाई किया, E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट इंटू कूलम जूल होता है। और काइनेटिक एनर्जी मास के टर्म में क्या होगा, हाफ m इंटू V स्क्वायर। ऐसा करो, ये राइट साइड को m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा m इंटू वी होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी होल स्क्वायर अपॉन 2m, और ये m इंटू वी मोमेंटम, सो इट इज p स्क्वायर बाय 2m। ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से अगर हम p सॉल्व करना चाहें तो p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा देखो 2mev, 2m EV अंडर रूट 2m E इंटू वी, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब इसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो कि होता है h अपॉन p, अब p के लिए इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2me इंटू वी। ये तो आ गया रिलेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में एक वोल्टेज को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। H कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रेस्ट मास एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। इसलिए क्या हम इसे लिख सकते हैं H स्क्वायर अपॉन 2mev अंडर रूट। अगर हम h की, m की, e की, 2 सब को सॉल्व कर दें इसमें सारे कांस्टेंट को रख के तो ये आ जाता है बच्चे 150 अपॉन v अंडर रूट एंगस्ट्रॉम यूनिट में। लैम्डा जब निकालोगे तो यहाँ से बेसिकली ये 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा, तो उसको मैंने डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में लिख दिया। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं और फॉर्मूला को डिराइव करने भी आना चाहिए इंस्टेंटली। उस इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप 1 सेकंड में डिराइव कर देंगे। कैसे डिराइव करेंगे, आप कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी E टाइम्स V हो जाएगा, जो कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी या p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। वहाँ से p को निकाल के और डी ब्रॉगली इक्वेशन में रख देंगे। कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करने पे ये आ जाता है 150 अपॉन V वोल्ट। अगर ये याद है
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, एक आध हम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये इक्वेशन अगर याद है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस पे प्रॉब्लम 1 सेकंड में हो जाएगा। और फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कांस्टेंट दिया जाता है सर पेपर में। अगर कहा जाए determine de Broglie's wavelength of an electron accelerated from rest by potential difference of 600 वोल्ट। अब देखो ये कितना आसान है, जिसको फॉर्मूला पता है वो सीधा कहेगा लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन v अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। सो इट इज 150 अपॉन 600 अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ये 1/4 रूट 1/2.5 एंगस्ट्रॉम। बस इतनी सी बात है। जाके देखना नीट 2019 का फिजिक्स पोर्शन, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये सेम क्वेश्चन। नीट 2019 का फिजिक्स का पार्ट देखना, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और क्या चाहिए? तो एक और कैलकुलेट कर लें। करा है कि बाय व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर टू हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 50 एंगस्ट्रॉम। क्या करना है? अब इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन है बाय व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट must be accelerated to have de Broglie wavelength of 50 एंगस्ट्रॉम। 50 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर अपॉन 2 वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर ही लिया हमने, तो ये 150 अपॉन v आता है एंगस्ट्रॉम यूनिट में। अब ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही दे रखा है, अगर कोई और यूनिट में दिया होता तो हम उसे पहले एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते। तो लैम्डा दे रखा है अभी 50 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू रूट अंडर 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा 10 का पावर -10, तो यहाँ से स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 2500। तो v इज इक्वल टू 150 अपॉन 2500 वोल्ट आ जाएगा।
3/50 यानी कि 0.06 वोल्ट हो जाएगा ये, और 60 मिली वोल्ट हम कह सकते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसको 60 मिली वोल्ट से एक्सेलरेट कर दें तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो 50 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के बाद, ये हम कर सकते हैं। अब आ जाओ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को बोर से कोरिलेट करना है। बोर से कोरिलेट करने का मतलब ये हुआ कि बोर्स ने भी एक मॉडल दिया था एटम का, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब अगर हम उस स्टेशनरी ऑर्बिट में मूविंग इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा और उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? बोर को डी ब्रॉगली से मिलाना है, दोनों की दोस्ती करानी है। देखते हैं। बोर और डी ब्रॉगली की दोस्ती कैसे हुई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in a Bohr's stationary orbit. अब देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है? h/p, जिसको हम लिख रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी। बोर्स के पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें कहा गया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या था? mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये था बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसे जरा मैनिपुलेट करो, इसे 2πr एक साइड लिखो, 2π इंटू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/m इंटू v, और h/mv इज व्हाट? लैम्डा, सो इट इज n लैम्डा। सो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, और इसे कहते हैं बोर्स डी ब्रॉगली रिलेशन। ये रिलेशन क्या कह रहा है? 2πr क्या है? 2πr स्टेशनरी ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है, 2πr स्टेशनरी ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है, और n ऑर्बिट नंबर है और लैम्डा वेवलेंथ है। ये इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि इन ए गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। सपोज करो हम बात कर रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट की,
तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन 1 राउंड लगाएगा तो 4 कंप्लीट डी ब्रॉगली वेव बनेगा। n लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा भी एक लेंथ है, तो 4 इंटू लैम्डा इज 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, मतलब 1 राउंड में 4 कंप्लीट वेव बनेगा। यानी कि इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो ये क्या कह रहा है कि इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर ऑफ डी ब्रॉगलीज waves formed in one revolution is equal to orbit number। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम n इज इक्वल टू 4 लें, n इज इक्वल टू 4 लें और ये एक फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो इसे हम 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 4 कंप्लीट वेव बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम स्टार्ट करें यहां से यहां तक 1 कंप्लीट वेव हो गया, यहां से यहां तक दूसरा कंप्लीट वेव हो गया, यहां से यहां तक तीसरा और यहां से यहां तक फोर्थ। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। 1 कंप्लीट राउंड में नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर होता है। तो यही है बोर डी ब्रॉगली रिलेशन। अब इस पे भी कुछ कैलकुलेशन का स्कोप बनता है, क्वेश्चन करने का स्कोप बनता है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो तो इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लो एक पेज पे और उसको पीरियोडिकली थोड़ा रिवाइज करते रहो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, बट फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो एक कैलकुलेशन ट्राई करते हैं बोर डी ब्रॉगली रिलेशन पे। अगर हम एक क्वेश्चन करें कि डिटरमिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन से 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सिंपल, हाइड्रोजन एटम के 5th ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम करना है। तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? बोर डी ब्रॉगली रिलेशन यूज करेंगे। और बोर डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां पे आर बोर्स मॉडल से सब्स्टिट्यूट कर दो, r इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन के लिए z तो 1 ही है, इज इक्वल टू एन लैम्डा। एक n यहाँ से कैंसिल हो गया।
अपने को लैम्डा सॉल्व करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू रह गया 2 पाई ए नॉट n अपॉन 1 Z1 है। अब तो केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बात रह गई, तो 2 इंटू पाई हो गया 3.14 इंटू ए नॉट, आपको याद होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है अप्रॉक्सीमेटली, n की वैल्यू हो गई 5। अब ये एंगस्ट्रॉम में आएगा क्योंकि ये ए नॉट की वैल्यू मैंने एंगस्ट्रॉम में रखा है। 2 पाई ए नॉट n, ये 5 इंटू 2 हो गया 10, ये हो गया 5.3 इंटू 3.4, ये 16-17 के आसपास कुछ आ जाएगा, 16.6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट हम कैलकुलेट करते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं। देखो इन सब में तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना भला होगा। तो एक रिवर्स करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है in a given stationary orbit, in a given stationary orbit of He plus, the de Broglie wavelength, de Broglie's wavelength of an electron is 5 angstrom. Determine orbit number. सिंपल है, मोर और लेस वही क्वेश्चन है कि हमारे पास इस बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया गया है, ऑर्बिट नंबर पूछा है, तो क्या रिलेशन यूज करेंगे? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। आर के लिए फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, जेड हीलियम है 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन लैम्डा। n से एक n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से अपने को n ही सॉल्व करना है। तो n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई नॉट, पाई ए नॉट, लैम्डा इज 5, पाई इज 3.14 एंड ए नॉट इज 0.53, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाती है। इसका मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में है। जिस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, और थर्ड ऑर्बिट में हीलियम एटम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आज मैंने आपको डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया कि कैसे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल वर्क करता है, कैसे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल। बस इतने को कन्फाइन करके अगर आप सीख लेंगे तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन दे देगा, चाहे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, श्योर शॉट। इतने से ये 45 मिनट 50 मिनट के पीरियड से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम एक और थ्योरी है इसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
तब जाके थोड़ी राहत मिलेगी। फिर क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन सब में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तभी एक और पीरियड जिसमें कि भरे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज इतना, अगले क्लास में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। टिल दैट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।